अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको है कि किस तरह टोबैको जो है वो बॉडी को, ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका होता है और कि बॉडी में वो कौन कौन सी डिजीज़ काज करेंगे। तो टोबैको जिस तरह पहले स्लाइड में आप लोग देखते हैं कि टोबैको में निकोटीन होते हैं। जनरल उसका मेकनिज़म ये है कि टोबैको के अंदर जो केमिकल्स होते हैं दैट इज़ द निकोटीन, और निकोटीन जो है एडिक्शन काज करते हैं। अब वो एडिक्शन जो है मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ को लीड करते हैं। एडिक्शन क्या है कि एक चीज़ जो है हम पर्टिकुलर कंटिन्यूसली फिर यूज़ करते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। उसके बग़ैर फिर बंदा जो है वो अपना फंक्शनिंग सही तरह से नहीं करते जब तक उसे ना लिया हो तो फिर वो उसका एडिक्ट होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए फिर जब उस टोबैको को यूज़ करते हैं एंड डिफरेंट फॉर्म्स, सो दैट विल लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। तो आज हम उसी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द टोबैको यूज़। टोबैको क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। लोग उसको काश्त करते हैं, ठीक है। इसके प्लांट्स निकलते हैं और जो उसके पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, फिर उसको सनलाइट के थ्रू वेल्ट करते हैं और वेल्टिंग के बाद वो फिर उसको ग्राइंड करते हैं और फिर वो ग्राइंडिंग टोबैको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द एडिक्टिव प्रोडक्ट्स जो है उसमें यूज़ होते हैं। इसमें जो ख़तरनाक चीज़ है दैट इज़ द निकोटीन, क्योंकि निकोटीन इज़ अ ड्रग विच इज़ हाईली एडिक्टिव, एडिक्शन कॉज करते हैं। सर मैंने स्टार्ट में बता दिया कि एडिक्शन क्या है, कि वो बंदे को आदी बनाते हैं। बंदा जो है फिर उसी की यूज़ के बगैर अपना फंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडिक्शन। तो निकोटीन इज़ अ ड्रग विच कॉज द एडिक्शन, क्योंकि ये बॉडी की एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं, जो बॉडी के नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं, इसलिए हम इसको ड्रग्स कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ फॉर्म होते हैं टोबैको यूज़ के। बाज़ लोग इसको एज ए स्मोकिंग यूज़ करते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ स्मोक, उसको जला देते हैं और उसकी जो फ्यूम्स है उसको इनहेल करते हैं। कुछ लोग उसको चीव करते हैं लाइक क्या है, पान एंड गुटखा। कुछ लोग उसको डिप करते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर रखते हैं, जिस तरह नस्वार वगैरह हो गया। कुछ लोग उसको स्निप करते हैं, नाक के अंदर रखते हैं और फिर उसको उससे जो है सूंघती है उसे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिसके थ्रू लोग टोबैको को यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की तरफ देखें, सो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द टोबैको इज़ द लंग कैंसर, पर्टिकुलरली द सिगरेट स्मोकिंग। तकरीबन 4 मिलियन डेथ पर एनम जो है वो ड्यू टू द स्मोकिंग होता है। 4 मिलियन, 40 लाख लोग दुनिया में स्मोकिंग की वजह से मरते हैं हर साल। और स्मोकिंग की वजह से किस तरह मरते हैं? बिकॉज इट लीड्स टू द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो लोग टोबैको को या स्मोकिंग करते हैं उनमें ये डिजीज़ की चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेशो जो है उसका बहुत ज़्यादा हाई है। एक्सपेक्टेशन है कि 2020 तक ये जो डेथ रेट है ये डबल हो जाएंगे, तकरीबन 8 मिलियन हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टडी पहले हो चुकी है, तो इसलिए ये 2020 का कह रहे हैं। और ज़्यादातर ये जो डेथ रेट्स है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है, जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें अवेयरनेस की कमी है, इसी वजह से उसमें इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है। और जो मोस्ट कॉमन काज जिस तरह मैंने बता दिया वो है लंग कैंसर। 90% ऑफ द लंग कैंसर इज़ ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग। ओनली 10% ये रेयर केसेस में होते हैं कि
कोई और काज की वजह से लंग कैंसर हो जाते हैं, लेकिन 90% वो ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग होते हैं। अब टोबैको का इफ़ेक्ट क्या होगा? सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द एक्सोजीनियस काज ऑफ द ह्यूमन कैंसर। एंडोजीनियस जिस तरह मैंने बता दिया कि 90% ये काज करते हैं, ओनली 10% इज़ द एंडोजीनियस, और 10% से भी कम होता है क्योंकि फिर रेडिएशंस वगैरह ये भी इंक्लूड है लंग कैंसर को काज करते हैं। लेकिन उन एंडोजीनियस काज जो है वो बहुत रेयर है, अबाउट 4 to 5% होगा, लेकिन 90% इज़ ड्यू टू द एक्सोजीनियस टोबैको। और टोबैको यूज़ में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिगरेट स्मोकिंग है। लेकिन स्मोकलेस टोबैको भी मुख्तलिफ कैंसर को काज करते हैं, लाइक ओरल कैंसर। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो पैसिव स्मोकर में भी चांसेस ऑफ लंग कैंसर को इंक्रीज़ करते हैं। पैसिव स्मोकर्स हम उसको कहते हैं जो ख़ुद तो स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर स्मोकर ज़्यादा है। तो वो जो लोग एयर को इनहेल करते हैं और फिर इसको एक्सेल करते हैं, तो वो एक जो एक्सेलेशन वाला स्मोक होता है या डायरेक्टली जो सिगरेट से निकलते हैं, वो नॉर्मल पर्सन उसको इनहेल करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेकंड हैंड स्मोकिंग, और इसको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं। तो पैसिव स्मोकर समवट लेस देन द स्मोकर प्रोन होता है टू द लंग्स कैंसर, लेकिन उसकी भी जो चांसेस रिस्क ऑफ लंग कैंसर है वो भी ज़्यादा होता है। अब सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं लोग, उसमें स्मोकिंग में तकरीबन 4000 टॉक्सिक मटेरियल होते हैं और 60 वो मटेरियल विच काज कैंसर। तो ओवरऑल अगर हम देख लें तो ये सर्वाइवल रेट को डिक्रीज़ करते हैं क्योंकि टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक मटेरियल इसमें शामिल है। यहाँ पर एक स्टेटिस्टिकल डाटा दिया है कि 80% ऑफ द नॉन स्मोकर जो है, जो नॉर्मल पर्सन है, स्मोकिंग नहीं करती, तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स होते हैं 80% लोगों में। लेकिन जो लोग स्मोक करते हैं उसमें से 50% लोग जो है वो इसी एज तक नहीं पहुंचते और 50% पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट रिड्यूस ओवरऑल सर्वाइवल, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसको कम करते हैं। अगर सिगरेट स्मोकिंग को ख़त्म किया जाए, उसको अगर एक बंदा सीज कर दे स्मोकिंग को, तो उसके चांसेस ऑफ डेथ एंड कैंसर जो है वो कम होते हैं। उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ जाती है और चांसेस ऑफ लंग कैंसर भी कम हो जाते हैं। टोबैको स्मोक में हमारे पास मुख्तलिफ, जिस तरह मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा मटेरियल टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक मटेरियल होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो 5 मटेरियल्स है विच आर डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ, दीज आर इंक्लूड द कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स। कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दीज आर द कार्सिनोजेनिक मटेरियल एरिया, टॉक्सिक मटेरियल जो अदर टॉक्सिसिटी काज करते हैं, एंड दीज आर द पॉइजनस गैसेस। सो ऑल दीज काज डिफरेंट प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो कार्सिनोजेनिक है उसमें हमारे पास टार है, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिनोल, बेंजोपायरीन और नाइट्रोसेमिन, ये काज करते हैं कैंसर को। दीज आर द कार्सिनोजेनिक मटेरियल। इसके अलावा निकोटीन जो कि ड्रग है, एडिक्शन काज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विच काज द एस्पेक्सिया या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, फार्मल्डिहाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आगे हम इसकी इफ़ेक्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द सॉरी निकोटीन। निकोटीन इज़ अल्कलाइड, ठीक है, जो कि टोबैको में प्रेजेंट होता है। निकोटीन डायरेक्टली जो डिजीज़ है वो काज नहीं करती। जिस तरह इन्फेक्शन होता है वो बॉडी के अंदर, पैथोजन होता है वो बॉडी के अंदर जाकर अपना एक मैकेनिज़्म स्टार्ट कर लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, तो उसी तरह ये टोबैको जो है डायरेक्टली डिजीज़ नहीं काज करते।
ठीक है, बल्कि वो एडिक्शन काज करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम के लिए हम लेते हैं इसको, और फिर उस लॉन्ग टाइम यूज़ की डिफरेंट सिस्टम पर डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो उसी इफेक्ट को यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी को ये चेंज करते हैं, क्योंकि ड्रग है ना, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को ये चेंज करेंगे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ अराइज होंगे। इनडायरेक्ट ये एक्ट करते हैं। निकोटीन हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। कौन से रिसेप्टर पर ये एक्ट करेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, और वहाँ से कैटेकोलामीन को रिलीज़ करते हैं। यूजुअली हमारे पास जो नॉर्मल रिसेप्टर्स होते हैं कोलिनर्जिक, उससे कैटेकोलामीन्स रिलीज़ नहीं होते, लेकिन ड्यू टू द निकोटीन देयर आर कन्फर्मेशनल चेंजेस आकर एंड द निकोटेनिक रिसेप्टर्स आर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो उसी कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से फिर उससे कैटेकोलामीन रिलीज होंगे। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एड्रिनर्जिक रिसेप्टर से कैटेकोलामीन रिलीज होगी, लेकिन ड्यू टू द कन्फर्मेशनल चेंजेस काज्ड बाय द निकोटीन कैटेकोलामीन विल रिलीज। और आप लोगों को पता है कि कैटेकोलामीन जो है इन 4 चीज़ों को काज करते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जब बीटा रिसेप्टर ऑफ द हार्ट पे एक्शन करते हैं, जब अल्फा रिसेप्टर ऑफ द ब्लड वेसल पर एक्ट करते हैं तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ऐसे नोट के ऊपर एक्ट करते हैं तो इंक्रीज वापसी इम्पल्सिस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, काज द हाई कंट्रैक्टिलिटी, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम कहते हैं कि निकोटीन इज़ द काज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक, एमआई के चांसेस में ज़्यादा होते हैं, और एमआई तब होते हैं जब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सही तरह से या ब्लड सप्लाई जो है वो सही तरह से नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट ये इंक्रीज़ करते हैं। तो जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, तो फिर हार्ट अटैक किस तरह होता है, एमआई किस तरह काज होते हैं। तो जवाब ये है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि इट इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर किस तरह इंक्रीज़ होंगी, बाय इंक्रीजिंग सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। जो ब्लड वेसल है इट बिकम नैरो। तो एक तरफ आपके साथ जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा है, यानी हार्ट से ज़्यादा ब्लड जो है वो निकलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो चुकी है, चाहे वो हार्ट के मसल के हो या दूसरी वाइटल आर्गन के हो। तो अब ब्लड ज़्यादा है और वेसल कम है, तो चांसेस ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ दैट वेसल इज़ हाई, ये बर्स्ट हो सकते हैं, हेमरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से मुख्तलिफ जो डिजीज़ होते हैं, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, स्ट्रोक है, ये काज होते हैं। अब मुख्तलिफ सिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। ओरल कैविटी में इट काज ओरल कैंसर, पर्टिकुलरली द स्मोकलेस टोबैको, जो चीविंग, स्निपिंग, डिपिंग की थ्रू लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ओरल कैंसर, या लेरेंजियल कैंसर भी काज करते हैं। पर्टिकुलरली जो ओरल कैंसर की काजेज़ है, या स्निपिंग जो लोग करते हैं, डिपिंग करते हैं, पर्टिकुलरली जो नस्वार होते हैं, दैट इज़ द काज आल्सो काज ओरल, जो एसोफेजियल कैंसर है इसको भी काज करते हैं। स्मोकिंग काज लंग कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्पाइसीमा, माइकार्डियल इन्फॉक्शन, जिस तरह मैंने मैकेनिज्म बता दिया। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर इसको भी कॉज करते हैं स्टमक के अंदर। पेनक्रियास के कैंसर काज करते हैं कि उनकी मुख्तलिफ उसमें कार्सिनोजेनिक मटीरियल होते हैं। एंड सिस्टेमिक एथेरोस्क्लेरोसिस, दिस इज़ द मेन काज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डेथ ड्यू टू द टोबैको। एथेरोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग करते हैं ब्लड वेसल्स के, एंड कैंसर ऑफ द ब्लैडर, ये तमाम डिजीज़ काज होते हैं स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन जो ओरल और एसोफेजियल है दैट इज़ ड्यू टू द स्मोकलेस टोबैको। अब मैकेनिज़म्स क्या है, कौन से पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू इट काज द दैट टाइप ऑफ डिजीज़, मुख्तलिफ टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ उसकी इस तरह काज करते हैं।
तो इट इरिटेट द ब्रोंकियल ट्रैकियोब्रोंकियल म्यूकोजा। जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रू होते हैं फ्रॉम द ब्रोंकाई टू फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, जो रिस्पायरेटरी पैसेज होते हैं उसको ये इरिटेट करते हैं, उसके म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं। जो सब्सटेंसेस इसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट, फॉर्मल्डिहाइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इरिटेट द म्यूकोजा। तो इरिटेशन से क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और साथ ही इन्फ्लेमेशन होगा, विच विल लीड टू द ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को वो लीड करेगी। अब जब चूँकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है और इन्फ्लेमेशन में ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, तो ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट के रिक्रूटमेंट की वजह से क्या होगा, एलास्टेज प्रोटीन की एंजाइम्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और एलास्टेज क्या करेंगे, इलास्टिन प्रोटीन जो होती है, जो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स, उसको डिग्रेड करते हैं, उसको डीनेचर करते हैं। अब जब आपके साथ इलास्टिक प्रोटीन जो है वो कम हो जाते हैं तो लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, वो लॉस हो जाएंगे। जब लंग्स की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है तो दैट इज़ लीड टू द एम्फाइसीमा। अब किस तरह इलास्टिसिटी लॉस होते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ डिस्कस। सपोज़ ये हमारे पास है एक एल्वेलाई, ये होगा दूसरा एल्वेलाई, यहाँ पर होगा तीसरा एल्वेलाई, ठीक है। तो इस एक एल्वेलाई और दूसरी एल्वेलाई के दरमियान जो सेपरेशन है दोनों में, वो ड्यू टू द इलास्टिक प्रोटीन होता है। अब ड्यू टू द ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट वहाँ पर इलास्टेज रिलीज़ होते हैं जो इसी इलास्टिक प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। तो अब आपके साथ क्या होगा, ये 3 एल्वेलाई जो मैंने ड्रा की है, इट बिकम अ सिंगल बंच ऑफ एल्वेलाई, एक बड़ा एल्वेलाई इससे बन जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान जो सेपरेशन प्रोड्यूस करते थे इलास्टिक प्रोटीन वो ख़त्म हो चुकी है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। इसको हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। कार्सिनोजेनेसिस, जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल है एट लीड टू द कैंसर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर उसको लीड कर उससे होते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोजेनिक मटेरियल जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, टार है, हाइड्रोकार्बन्स है, नाइट्रोसेमीन्स वगैरह जितने भी मटेरियल्स हैं, दैट आर द पोटेंट कार्सिनोजेंस एंड पर्टिकुलरली कौन सा, लंग्स की, लंग्स कार्सिनोमास, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो जो लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो उसमें चांसेस रिस्क ऑफ द लंग कैंसर ज़्यादा होते हैं। अब एक्सपोजर हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ पेक ईयर्स। पेक ईयर का मतलब क्या होता है, पेक ईयर का मतलब ये होता है कि एक साल अगर कोई कंटिन्यूसली स्मोक करता है तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हर रोज़ डेली बेसिस पे वो कितना पैक्स ऑफ द सिगरेट लेते हैं। अगर एक बंदा है वो डेली 1 पैक ऑफ सिगरेट पीता है और 1 साल तक उन्होंने इसी सेम तरीके से सिगरेट पिया, यानी एक दिन में 1 पैक वो यूज़ करते थे, तो हम कहेंगे कि दैट पर्सन हैव 1 पैक ईयर। अगर 2 साल तक इसी तरह रहा तो हम कहेंगे दैट इज़ द 2 पैक ईयर, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा है वो 2 पैक पीता है 10 साल तक, तो फिर हम कहेंगे कि दैट हैव 20 पैक्स ईयर, क्योंकि वो 2 पीता है और 10 साल तक, तो वो हमारे पास होगी उसकी पैक ईयर। तो पैक ईयर आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, डेली पैक मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स, दिन में कितना पैक्स पीते हैं और कितने साल तक। तो अगर 2 पैक पीते हैं डेली और 3 साल तक, तो इसका पैक ईयर होगी 6, ठीक है। इस तरह आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ये क्लिनिकली यूज़ होता है ये वर्ड पैक ईयर्स। इसके अलावा टोबैको जो है मुख्तलिफ दूसरी टाइप ऑफ कैंसर को भी काज करते हैं, लाइक ओरल कैविटी की कैंसर्स, मुख्तलिफ पैरोटिड कैंसर हो गया, सबलिंगुअल हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ कैंसर जो है वो
काज करते हैं। एसोफेगस के कैंसर काज करते हैं, पेनक्रियास, स्टमक, ब्लैडर, किडनी, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो काज करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड कॉमन इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग। तो एथेरोस्क्लेरोसिस, अब माइकोर्डियल इन्फॉक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है सिगरेट स्मोकिंग की वजह के साथ। इसका मैकेनिज्म में डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक इसमें है प्लेटलेट एग्रीगेशन, क्योंकि जो स्मोक्स निकोटीन होते हैं, निकोटीन क्या करते हैं, प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं। तो प्लेटलेट के एक्टिवेशन की वजह से फिर क्या होंगे, जो प्लेटलेट्स है वो आपस में आकर एग्रीगेट हो जाते हैं और प्लग बनाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज एंड द विसल आते हैं, नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग, ठीक है। तो इसी एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग की बनने की वजह से ब्लड सप्लाई टू द माइकोर्डियम, यानी क्रोनरी सर्कुलेशन में अगर प्लेग बनते हैं तो वहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है एंड टू द मायोकार्डियम, ठीक है। एक तरफ आपके साथ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, मायोकार्डियम में ऑक्सीजन डिमिनिश हो गया। दूसरी तरफ हमने ये बता दिया कि निकोटीन एक्ट एज रिलीज कैटेकोलामीन, और कैटेकोलामीन क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। तो हार्ट रेट के इंक्रीज़ की वजह से ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाते हैं। एक तरफ सप्लाई कम है, दूसरी तरफ डिमांड ज़्यादा है, तो एम बैलेंस दोनों में आ गया, और एम बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड लीड्स टू द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तकरीबन 1/3 ऑफ ऑल हार्ट अटैक जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं। एम आई लीड्स टू द हार्ट अटैक। अगर एक बंदा स्मोकिंग भी करते हैं और उसको हाइपरटेंशन भी है और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया भी है, तो इसमें फिर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैटरनल स्मोकिंग की क्या इफ़ेक्ट होंगे, अगर एक प्रेग्नेंट वोमेन स्मोकिंग करते हैं तो इसका फीटस के ऊपर क्या असर होंगे। तो चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होते हैं, ठीक है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्री टर्म बर्थ की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। प्री टर्म बर्थ हम किसे कहते हैं, जब अपने टाइम से पहले जो है डिलीवरी हो जाए। एक होते हैं हमारे पास प्री टर्म, एक होते हैं अर्ली टर्म। अर्ली टर्म होते हैं जब 37 और 40 वीक के दरमियान होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अर्ली टर्म। जबकि प्री टर्म हम कहते हैं जब 37 वीक से भी पहले हो जाए, और जब 27 वीक से पहले हो जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एबॉर्शन। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बच्चा इनसाइड द मदर होते हैं उसमें ग्रोथ सही तरह से नहीं होती, मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, बॉडी रिटार्डेशन होती है। लेकिन जो वोमेन सिगरेट तो पीती है, लेकिन प्रेगनेंसी के ऑनसेट पे उन्होंने सिगरेट को, स्मोकिंग को स्टॉप कर दिया, तो उसके जो बच्चे होंगे, जो उसके बच्चे पैदा होंगे, दैट विल बी देन नॉर्मल। पैसिव स्मोकिंग इनहेलेशन, यानी एक बंदा है वो सिगरेट नहीं पीता लेकिन उस एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर लोग सिगरेट पीता है, तो इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो इस पर इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ वो एक्सपोज भी नहीं होते टू द सिगरेट स्मोकिंग, खुद तो भी नहीं पीते लेकिन एक्सपोजर भी नहीं होते। और दूसरा बंदा है जो कि खुद तो नहीं पीती लेकिन एक्सपोज होते हैं, तो वो जो बंदा खुद नहीं पीते और एक्सपोज होते हैं उसमें 1.3 टाइम्स चांसेस ऑफ लंग कैंसर ज़्यादा होते हैं। जो लोग पीते हैं उसमें तो ऑलरेडी 90% काजेज़ जो है वो है, लेकिन जो लोग नहीं पीते और एक्सपोज होते हैं उसमें 1.3% टाइम ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर प्लस नॉन एक्सपोज्ड। इसके लिए पर्टिकुलरली वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एग्जांपल दिया चिल्ड्रन लिविंग इन हाउस होल्ड विद एडल्ट वो स्मोक, ठीक है। घर में अगर कोई जिस तरह डायग्राम में दिया है, बाप जो है वो
सिगरेट पीता है और बच्चा उसके साथ होता है। अब बच्चा तो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन उस पर इफ़ेक्ट होता है क्योंकि वो एज अ पैसिव इनहेलर यूज़ होता है, और चांसेस ऑफ द रिस्पायरेटरी इलनेस एंड अस्थमा उसमें फिर ज़्यादा होते हैं। सो आखिर में ये एक मैसेज है कि स्टॉप स्मोकिंग एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अगर आप बाज़ लोग वैसे सिंपल प्लेजर के लिए एक पफ ऑफ द स्मोक लगाते हैं, लेकिन निकोटीन जिस तरह मैंने बता दिया कि दैट इज़ हाईली एडिक्टिव, तो फिर वो उसका आदी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दूसरी बार ले, तीसरी बार ले, फिर वो पूरा सिगरेट पीता है फिर पैक, एंड दे फाइनली दे बिकम द एडिक्ट। तो सिंगल स्मोक जो है, सिंगल पफ ऑफ स्मोक जो है वो भी हाई प्राइस पे आप लोगों को, बड़ी कीमत फिर आप लोगों को बाद में चुकाना पड़ते हैं। तो काइंडली इसको अवॉइड करें। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।